तो मार्वल में एक से बढ़ के एक करैक्टर है, लेकिन आज के इस वीडियो में हम इनमें से ही कुछ करैक्टर्स को रैंक करने वाले हैं। आज हम 10 नहीं, 15 नहीं, 20 नहीं, बल्कि टॉप 25 मार्वल करैक्टर्स की बात करेंगे। यहाँ पे सुपर हीरोज एंड सुपर विलन सब शामिल है एंड हम सिर्फ लाइव एक्शन की बात करेंगे। मतलब मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के ऊपर तो ये वीडियो होगा ही, बट इसके बाद जो भी मार्वल की मूवीज है उनसे रिलेटेड भी हम सारी बातें इंक्लूड करेंगे। हाँ, बट कॉमिक्स का नहीं है, सिर्फ हम यहाँ पे लाइव एक्शन की बात कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो अब हम इस उल्टी गिनती को शुरू करते हैं, बट उससे पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बगल वाले बेल आइकन को जरूर ऑन कर देना ताकि आपको हमारे नेक्स्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। अब स्टार्ट करते हैं। नंबर 25, हल्क। तो इस बात पे कोई डाउट नहीं कि हल्क एक बहुत पावरफुल बीइंग है जिसके पास स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्पीड, रिफ्लेक्सेस, जंप्स एंड इवन उसका स्पेशल मूव थंडर क्लैप है। लेकिन इस बात पे भी कोई डाउट नहीं कि एमसीयू वालों ने इसे बहुत कमजोर दिखाया है एंड इसी रीजन की वजह से हल्क इस लिस्ट में इतना नीचे है। हल्क लिटरली नेक्स्ट लेवल बीइंग है कॉमिक में, जो थॉर को कई बार हरा चुका है, लेकिन मूवीज में हमें ऐसा कहीं भी नहीं होता हुआ दिखा। इसके अलावा हल्क बस्टर ने भी इसे बहुत आराम से बीट कर दिया, लेकिन जो इनक्रेडिबल हल्क का हल्क था वो सचमुच पावरफुल था, जिसने एबोमिनेशन नाम के विलन का सफाया किया था। लेकिन ये बात तो मानने वाली है कि एमसीयू ने हल्क को बहुत कमजोर दिखाया, इसीलिए लाइव एक्शन का हल्क उतना पावरफुल नहीं है जितना कॉमिक्स का है। नंबर 24, वर्दी कैप्टन अमेरिका। तो हाँ, मैंने यहाँ पे कैप के साथ म्योनिर को दे दिया क्योंकि मैं इस लिस्ट को इस तरह रख रहा हूँ कि हम उन कैरेक्टर्स की बात करेंगे जो इंडिविजुअली कितने पावरफुल है। मतलब हम यहाँ पे थैनोस के साथ कोई इन्फिनिटी गॉन्टलेट नहीं देने वाले, रोनन के साथ कोई पावर स्टोन नहीं देने वाले, बट मैंने कैप के साथ म्योनिर को इसीलिए ऐड किया क्योंकि कैप ने अपनी वर्दी ने शो की है म्योनिर के लिए। कैप्टन अमेरिका एक सुपर सोल्जर है जो बहुत टाइम तक अपने देश को बचाने के लिए बहुत कुछ कर चुका है। सुपर सोल्जर सीरम की वजह से इसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ आ जाती है, ड्यूरेबिलिटी आ जाती है, इसकी बॉडी एकदम पीक लेवल पे पहुंच जाती है, जिस वजह से स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस एंड बाकी एबिलिटीज इसकी बहुत इंक्रीज हो जाती है। लेकिन जब ये म्योनिर को विल्ड करता है तो इसके पास थॉर की भी सारी पावर्स आ जाती है। मतलब ये लाइटनिंग मैनिपुलेशन बहुत आराम से कर सकता है एंड म्योनिर से जो भी अटैक थॉर करता है वो सब ये कर पाएगा। दिक्कत सिर्फ इतनी सी है कि इसने म्योनिर की ट्रू पावर्स को अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया है क्योंकि इसने ज्यादा यूज नहीं किया है म्योनिर का। हालांकि कैप के पास उसकी एक वाइब्रेनियम शील्ड भी है, जिस शील्ड का यूज ये ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव वे में करता हुआ दिखा है। नंबर 23, रोनन द एक्सक्यूजर। रोनन जो कि एक कमाल का क्री वॉरियर तो है ही है, लेकिन इसके साथ साथ कमाल की एबिलिटीज को भी होल्ड करता है। ये हैंड टू हैंड कॉम्बैट में माहिर है, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्पीड, एंड्योरेंस, रिफ्लेक्सेस एंड कमाल के वेपन्स होल्ड करता है। अब रोनन इतना पावरफुल इसीलिए है क्योंकि इसके पास इसका कमाल का हैमर है, यानी द कॉस्मिक रॉड, द यूनिवर्सल वेपन। इस वेपन की हेल्प से ये आराम से एनर्जी ब्लास्ट प्रोड्यूस कर सकता है, फोर्स फील्ड को जनरेट कर सकता है, फ्लाइट एंड इवन ये मैटर के स्ट्रक्चर को भी चेंज कर सकता है। रोनन अपने इस वेपन की हेल्प से डिफरेंट एनर्जीज को मैनिपुलेट एंड एब्जॉर्ब कर सकता है। ये बात तो मानने वाली है कि पावर को मैंने इसके साथ ऐड नहीं किया, लेकिन तब भी रोनन का ये वेपन सचमुच नेक्स्ट लेवल है। नंबर 22, थैनोस। तो थैनोस यानी मैड टाइटन मार्वल का एक बहुत पावरफुल बीइंग है। बहुत से लोगों को ये लगता है कि बिना इन्फिनिटी स्टोन्स के वो कुछ नहीं कर सकता, बट वो लोग गलत है क्योंकि थैनोस ने मार्वल ट्रिनिटी से भी बिना इन्फिनिटी स्टोन्स के ही फाइट किया है। हल्क का इतना बुरा हाल भी इसने बिना इन्फिनिटी स्टोन से ही किया है। इसके पास स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्पीड, रिफ्लेक्सेस एंड कमाल के फाइटिंग एक्सपीरियंस है क्योंकि ये हैंड टू हैंड कॉम्बैट फाइट में माहिर है। थैनोस के पास उसकी डबल एज स्वॉर्ड है जिसकी हेल्प से उसने कैप की शील्ड को ब्रेक किया जो कि वाइब्रेनियम की बनी थी, क्योंकि इसकी डबल एज स्वॉर्ड उरू मेटल से बनी है। नंबर 21, विजन। तो विजन एक रोबोट है जिसके पास एंटी फेजिंग एबिलिटी तो है ही है, इसके साथ साथ इसके पास वाइब्रेनियम बॉडी है, यानी वही मेटल जिससे कैप की शील्ड भी बनी है। इसके अलावा विजन के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्टेमिना, ड्यूरेबिलिटी, स्पीड, इंटेलिजेंस एंड कमाल के सेंसेस है। विजन सोलर एनर्जीज को प्रोजेक्ट कर सकता है एंड इवन इसकी मेन एबिलिटी है डेंसिटी कंट्रोल। इसकी हेल्प से ये एंटी फेजिंग एबिलिटी को यूज कर पाता है, यानी एक ऐसी एबिलिटी जिससे ये चीजों के आर पार जा सके। हालांकि इस एबिलिटी का एक डिसएडवांटेज ये है कि ये उन चीजों के आर पार तो जा सकता है, बट उस टाइम किसी अटैक को परफॉर्म नहीं कर सकता। लेकिन मैंने इसी एबिलिटी की वजह से इसे थैनोस से ज्यादा ऊपर रखा है। हालांकि विजन के पास माइंड स्टोन भी है जिससे ये बिल्डिंग्स को उड़ाता हुआ दिखा है, बट इसको माइंड स्टोन का ढंग का यूज अभी नहीं आता है, इसलिए मैंने विजन को इतना नीचे रखा। नंबर 20, एडम वॉरलॉक। एडम वॉरलॉक सचमुच एक बहुत ओवरपावर्ड कैरेक्टर है अगर आप मार्वल कॉमिक्स की बात करें या एनिमेटेड सीरीज की बात करें। इसके पास सुपर ह्यूमन एजिलिटी, सुपर ह्यूमन स्टेमिना, टेलीपैथिकल एबिलिटीज, एनर्जी मैनिपुलेशन एंड हीलिंग फैक्टर जैसी कमाल की एबिलिटीज है। हालांकि मूवी में इसकी ये सब एबिलिटी उतने एक्शन में नहीं दिखी है, तब भी ये बहुत पावरफुल दिखा है। पहले सीन में ऑलमोस्ट सब गार्डियंस के मेंबर का ये एक साथ सफाया कर सकता था। ये डिफरेंट एनर्जीज को चैनलाइज कर सकता है। हालांकि इसकी ट्रू पावर्स क्या है ये हमें मार्वल के फ्यूचर में दिखने ही वाली है। नंबर 19, गॉर द गॉड बुचर। तो एमसीयू वालों ने बहुत से कैरेक्टर्स को रियून किया है एंड उनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम आता है गॉर द गॉड बुचर का। गॉर की रियल पावर इतनी ज्यादा है कि कॉमिक में भी 3 थॉर लगे थे तब जाके वो गॉर को रोक पाए थे, लेकिन मूवी में आपने भी देखा कि गॉर के साथ इन्होंने क्या किया। गॉर इतना स्ट्रॉन्ग इसीलिए है क्योंकि
क्योंकि उसके पास नेक्रोसोर्ड है। नेक्रोसोर्ड अपने यूजर की सारी एबिलिटीज को बहुत ज्यादा एनहेंस्ड कर देती है, चाहे बात हो स्ट्रेंथ की, स्पीड की, ड्यूरेबिलिटी की, रिफ्लेक्सेस की या उसकी बाकी पावर्स की। इवन वो उसे मैटर मैनिपुलेशन तक अलाउ करती है एंड रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर प्रोवाइड करती है एंड इवन डार्क एनर्जी को भी मैनिपुलेट कर सकता है गौर इसकी हेल्प से। ऑलमोस्ट ये सब एबिलिटीज गौर को इमॉर्टल बना देती है उसकी नेक्रोसोर्ड के साथ। तो इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि गौर को वेस्ट किया है। नंबर 18 घोस्ट राइडर। घोस्ट राइडर फायर को मैनिपुलेट कर सकता है एंड मार्वल का वन ऑफ द मोस्ट कूलेस्ट कैरेक्टर है। घोस्ट राइडर के पास स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस है, बट मैंने इसको इतना नीचे इसलिए रखा लिस्ट में क्योंकि बिग स्क्रीन में इसे बहुत कमजोर दिखाया गया है। अगर आपने घोस्ट राइडर स्पिरिट ऑफ द एवेंजर्स मूवी देखी होगी तो उस मूवी में इसे 2 मिसाइल से नॉकआउट कर दिया गया एंड वो 2 मिसाइल एक ह्यूमन मेड वेपन थे। मतलब कॉमिक्स के अंदर घोस्ट राइडर के ऊपर ह्यूमन मेड वेपन का कोई असर नहीं होता, लेकिन मूवी में वही उसकी वीकनेस बना दिया है। कॉमिक्स में कई बार तो ये स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा तेज दिखा है, अवेंजर्स को मल्टीपल टाइम बीट कर चुका है एंड इंक्रीज साइज जैसी ऑसम एबिलिटी होल्ड करता है, बट मूवी में इसे भी वेस्ट किया है। नंबर 17 आयरन मैन। आयरन मैन मार्वल का एक बहुत पावरफुल कैरेक्टर है जो जाना जाता है अपने दिमाग की वजह से। अपने दिमाग से आयरन मैन कुछ भी इन्वेंट कर सकता है, कुछ भी बना सकता है एंड इसी वजह से वो इतना खास है। आयरन मैन ने अब तक 85 आर्मर्स की इन्वेंशन की है, जिनमें मार्क 85 एंड ब्रीडिंग एज आर्मर इसके 2 सबसे पावरफुल आर्मर है। इन दोनों आर्म्स में नैनो टेक्नोलॉजी फिट है, यानी एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो आयरन मैन की सोच पे चलती है। मतलब आयरन मैन कुछ भी सोचेगा तो उसके आर्मर्स उसे फॉर्म करके देंगे एंड इसी वजह से ये आराम से फ्लाइट कर सकता है। इवन इसके रिपल्सर्स, लेजर्स, स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, एनर्जी बीम एंड एनर्जी ब्लास्ट भी बहुत इंक्रीज हो जाते हैं एंड इसी वजह से आयरन मैन इतना खास बनता है। नंबर 16 कैप्टन मार्वल। कैप्टन मार्वल यानी कैरल को उसकी पावर मिलती है स्पेस स्टोन से, जिसके बाद उसके पास पावर आ जाती है एनर्जी मैनिपुलेशन एंड एब्जॉर्प्शन की। एनर्जीज को मैनिपुलेट तो ये कर सकती है, साथ में बहुत सी एनर्जीज को एब्जॉर्ब कर सकती है, इसीलिए ये बहुत आराम से रोनन एंड थैनोस की स्पेसशिप को डिस्ट्रॉय कर पाई थी। कैप्टन मार्वल ने क्री के इतने ज्यादा सोल्जर से फाइट किया एंड इवन एंड गेम में थैनोस से भी फाइट किया है एंड यही सब बातें प्रूव करती है कि कैप्टन मार्वल एक बहुत पावरफुल एवेंजर है। इवन अगर हम इसे इमॉर्टलिटी का फैक्टर दे तो वो बात भी गलत नहीं है, क्योंकि इसकी एजिंग बहुत स्लो है। मतलब इतने सालों के गैप के बाद भी इसकी एज एकदम सेम लग रही थी जैसे पहले थी। और इसके साथ यहाँ पे पोजीशन शेयर किया है बहुत से एटर्नल्स ने। एटर्नल्स के तो ऐसे बहुत से पावरफुल मेंबर्स हैं लाइक थैना वगैरह, लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इकारिस की। इकारिस जो कि एटर्नल्स का सबसे पावरफुल मेंबर दिखा है, लास्ट में एटर्नल्स के खिलाफ भी आ जाता है। इसके पास स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस नेक्स्ट लेवल पे है। आप ये मान सकते हो कि इसकी सारी पावर सुपरमैन की तरह है, क्योंकि ये अपनी आंखों से लेजर्स भी फेंक सकता है बिल्कुल सुपरमैन की तरह। हीट विजन का टेम्परेचर इसका बहुत हाई रहता है, जिसके इंपैक्ट आपने मूवी में देखे ही। इकारिस ने लिटरली सब एटर्नल्स की एक साथ मिलकर बैंड बजा दी थी एंड लास्ट में ये सन के पास चला गया था मरने के लिए। नंबर 15 डॉक्टर स्ट्रेंज। डॉक्टर स्ट्रेंज सॉर्सर ऑफ सुप्रीम रह चुके हैं एंड बहुत कमाल का एक्सपीरियंस होल्ड करते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज ने कमरताज में ट्रेनिंग लिया है, जिस वजह से वो एल्ड्रिक मैजिक का बहुत अच्छी तरह यूज करते हैं। एल्ड्रिक मैजिक की हेल्प से वो टेलीपोर्टेशन कर सकते हैं, डिफरेंट एनर्जीज को मैनिपुलेट कर सकते हैं, एस्ट्रल प्रोजेक्शन यूज कर सकते हैं एंड इवन प्रोटेक्टिव फील्ड भी जनरेट कर सकते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज के पास डाइवर्ट कंडक्ट जैसी ऑसम एबिलिटी है, जिसके बाद वो डिफरेंट स्पेल्स का ज्ञान रखते हैं, लाइक क्रिम्सन बैंड्स ऑफ साइटोरैक, डुप्लीकल आइकन एंड वो सब स्पेल्स जो कि उन्होंने थैनोस के खिलाफ यूज किए हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है उनकी मिरर डायमेंशन। अपनी मिरर डायमेंशन के अंदर अगर वो बड़े बड़े सुपर हीरोज को भी फंसा ले तो वो बाहर नहीं निकल सकते एंड इन्हीं सब एबिलिटीज की वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज इतने टॉप लेवल हीरो है। लेकिन इसके बाद बहुत से लोगों का डाउट होगा टाइम स्टोन को लेके, तो टाइम स्टोन को मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है। अब हम बात करते हैं नंबर 14 की, बट उससे पहले ये वाली जो ऑडियो है ये मैंने बाद में रिकॉर्ड की थी, क्योंकि मैं एक कैरेक्टर को सचमुच भूल गया था एंड वो कैरेक्टर है एपोक्लिप्स। एक्समैन का विलन एपोक्लिप्स सचमुच एक बहुत पावरफुल विलन है, जिसने साथ में ही एक्समैन के सब कैरेक्टर से लड़ाई की है। लेकिन खैर इसके अलावा ये टेलीकिनेसिस यूज कर सकता है, स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी वगैरह की क्या ही बात करनी, इनवर्टिबिलिटी, इमॉर्टिलिटी, फ्लाइट एंड इवन ये एनर्जी एंड मैटर को भी मैनिपुलेट कर सकता है। बट इसकी मेन एबिलिटी है बायोमोलिकुलर्स को अल्टरनेशन। नंबर 14 थॉर। थॉर गॉड ऑफ थंडर है एंड एमसीयू का एक बहुत पावरफुल कैरेक्टर है। थॉर के पास उसकी लाइटनिंग पावर्स है एंड वेदर पैटर्न मैनिपुलेशन है। थॉर आराम से वेदर को मैनिपुलेट कर सकता है एंड अपनी लाइटनिंग पावर से किसी को भी हरा सकता है। हालांकि इसके अलावा थॉर के पास उसका स्टॉर्म ब्रेकर है एंड 1500 सालों का एक्सपीरियंस है। थॉर हैंड टू हैंड कॉम्बैट फाइट में माहिर है, क्योंकि इसके पास 1500 सालों का वॉरियर फाइटिंग एक्सपीरियंस है। हालांकि थॉर के पास उसका स्टॉर्म ब्रेकर है, जो कि उसका सबसे पावरफुल वेपन है, क्योंकि स्टॉर्म ब्रेकर की हेल्प से आप बायफोस्ट को बुला सकते हो। बायफोस्ट यानी एस्कार्ड का वो जादुई वेपन जिस वेपन की हेल्प से एक प्लेनेट पूरा उड़ सकता है अगर वो ज्यादा देर तक वहां पे खुला रहे एंड इन्हीं सब एबिलिटी की हेल्प से थॉर इस लिस्ट में इतना आ गया है। नंबर 13 स्कारलेट विच। अब बहुत से लोगों को डाउट होगा कि स्कारलेट विच सचमुच थॉर से ज्यादा पावरफुल है, तो इसका आंसर है हाँ, क्योंकि यहाँ पे हमने ये बात नहीं किया है कि बैटल कौन जीतेगा। यहाँ पे हम ये बात कर रहे हैं कि पावर्स एंड एबिलिटीज से पावरफुल कौन है ज्यादा, तो वो ऑब्वियसली वांडा है।
वांडा की मेन एबिलिटी है उसका केओस मैजिक जिसे एमसीयू का सबसे पावरफुल मैजिक माना जाता है, इवन एस्कार्डियन मैजिक से भी ज्यादा पावरफुल। इस मैजिक की हेल्प से वो डिफरेंट एनर्जीज को मैनिपुलेट करती है एंड टेलीकिनेसिस एंड टेलीपैथिक फॉर्म में यूज करती है। वांडा की एक और मेजर एबिलिटी है कि वो रियलिटी को रैप कर सकती है। इसी रियलिटी के अंदर वो अपने हेक्स मैजिक का यूज कर सकती है एंड इवन बहुत से लोगों को कंट्रोल कर सकती है। हालांकि ये तो वांडा की बहुत कम पावर्स है, क्योंकि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में इसने प्रोफेसर एक्स जैसे टेलीपैथ को बीट किया था एंड इवन इल्यूमिनाटी की सारी टीम को इसने अकेले हरा दिया था। स्कारलेट विच ने डार्क हॉर्न नाम की एक बुक पढ़ी थी, जिस बुक को पढ़ने के बाद इसके पास डिफरेंट स्पेल्स का नॉलेज आ जाता है। इवन ड्रीम वॉकिंग नाम के मूव को यूज करके ये अपने डिफरेंट वेरिएंट्स को एक्सेस कर सकती है ऑल अक्रॉस द मल्टीवर्स, और इसीलिए शायद वोंग ने कहा कि वो कॉस्मोस पे राज करने के लिए बनी है। नंबर 12 हेला गॉडेस ऑफ डेथ है एंड ओडिन की पहली बेटी है, लेकिन हेला के पास मेजर एडवांटेज है उसकी इमॉर्टलिटी का। अगर वो एस्गार्ड में हो तो एस्गार्ड में हेला को मारा नहीं जा सकता, क्योंकि उस टाइम वो इमॉर्टल बन जाती है। हालांकि हेला के पास एक और एबिलिटी है उसकी एस्गार्डियन फिजियोलॉजी का। इस फिजियोलॉजी के अकॉर्डिंग जिस एस्गार्डियन की एज जितनी ज्यादा होगी उसकी पावर भी उतनी ही ज्यादा होगी एंड इसीलिए हेला थोर से काफी बड़ी है, तो उसकी पावर भी थोर के मुकाबले बहुत ज्यादा है। हेला डिफरेंट टाइप की स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी रखती है एंड वॉरियर स्किल्स में माहिर है। वो अपनी बॉडी से नेक्रोस्वॉर्ड जनरेट कर सकती है, वो भी अनगिनत, जितनी चाहे उतनी नेक्रोस्वॉर्ड उसकी बॉडी से जनरेट होती है एंड इन्हीं नेक्रोस्वॉर्ड की हेल्प से इसने एस्गार्ड की इस पूरी आर्मी का सफाया किया था। इसके अलावा हेला ब्लैक मैजिक जानती है, टेलीपैथिक एबिलिटीज को यूज कर सकती है, हाई लेवल मिस्टिकल पावर्स को यूज कर सकती है एंड मैटर को जनरेट कर सकती है एंड इन्हीं सब एबिलिटीज की हेल्प से हेला इस लिस्ट में इतना ऊपर है। नंबर 11 सिल्वर सर्फर। तो द हेराल्ड ऑफ द गैलेक्टस यानी सिल्वर सर्फर तो इस लिस्ट में होगा ही। हमने इसे राइज ऑफ द सिल्वर सर्फर मूवी में देखा था, बट ये उतना पावरफुल नहीं दिखा जितना ये कॉमिक्स में है। कॉमिक्स का सिल्वर सर्फर लिटरली नेक्स्ट लेवल है, क्योंकि वो टाइम को मैनिपुलेट कर देता है एंड स्पीड ऑफ लाइट से काफी ज्यादा तेज ट्रैवल कर सकता है एंड अपनी इन्हीं ऑसम एबिलिटीज की हेल्प से वो इजीली मैटर को भी मैनिपुलेट कर पाता है। हालांकि हमने मूवीज में इसका कुछ खास रोल नहीं देखा। इसकी मेन एबिलिटीज डिपेंड करती है इसके बॉड के ऊपर। अपने बॉड से ये एनर्जीज को चैनलाइज करता है एंड उन्हें फिर फॉर्म करता है एनर्जी की फॉर्म में एंड इन्हीं एबिलिटीज की हेल्प से सिल्वर सर्फर बहुत खास बन जाता है। सिल्वर सर्फर कुछ भी चीज को एब्सॉर्ब कर सकता है सिर्फ अपने बॉड में एंड डिफरेंट एनर्जीज को चैनलाइज एंड एब्सॉर्ब कर सकता है अपने बॉड की हेल्प से। एंड सिल्वर सर्फर की सबसे खास एबिलिटी, बट ये कॉमिक्स की है, कि ये यूनिवर्स के एम्बिडेंट एनर्जी को मैनिपुलेट कर देता है, जिस वजह से यूनिवर्स की बहुत सी एनर्जीज इसके कंट्रोल में आ जाती है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये सिल्वर सर्फर का वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस अटैक है। हालांकि हमने मूवी में ये नहीं देखा, तो इसलिए हम इंक्लूड नहीं कर रहे। नंबर 10 ईगो द लिविंग प्लैनेट। तो देखते देखते हम इस लिस्ट के टॉप 10 स्पॉट्स की ओर आ चुके हैं एंड नंबर 10 पे है ईगो द लिविंग प्लैनेट यानी स्टार लॉर्ड का डैड। ईगो बहुत टाइम से जिंदा है, जिस वजह से इसके पास वेदर को मैनिपुलेट करने की एबिलिटी आ गई, ड्रीमर्स को जनरेट करने की एबिलिटी आ गई एंड नॉन सेंटिएंट प्लांट्स एंड एनिमल लाइफ को जनरेट करने की एबिलिटी आ गई। हालांकि ईगो द लिविंग प्लैनेट की मेन एबिलिटी है कि वो प्लैनेटरी लेवल तक मैटर को मैनिपुलेट कर देता है। मैटर मैनिपुलेशन एबिलिटी की वजह से वो इस लिस्ट में इतना ऊपर है। हालांकि इसका एक मेजर डिसएडवांटेज तब हुआ जब पीटर क्विल ने मना कर दिया इसका साथ देने में। अगर पीटर इसका साथ देता तो ये दोनों ही इमॉर्टल बन सकते थे। नंबर 9 सर्टर फायर डायनम है, जिसके पास फायर मैनिपुलेशन की एबिलिटी है। सर्टर अपनी फायर मैनिपुलेशन एबिलिटी से कुछ भी जला सकता है। अगर हम फुली एटर्नल फ्लेम सर्टर की बात करें तो वो इस लिस्ट में इतना ऊपर है। अगर इस सर्टर की बात की जाए तो इसने पूरे एस्गार्ड का सफाया कर दिया था एंड हेला को मार दिया था। सर्टर ये कर पाया अपनी ट्वाइलाइट स्वॉर्ड की हेल्प से। इसकी ट्वाइलाइट स्वॉर्ड सचमुच बहुत कमाल की है, जिसकी हेल्प से ये किसी भी प्लैनेट को चीर सकता है एंड इसीलिए मेरे अकॉर्डिंग ईगो से ये ज्यादा पावरफुल होगा। नंबर 8 ओडिन स्काई फादर है एंड थॉर का बाप है एंड इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये मेंटली एंड फिजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग है। मतलब अगर हम थॉर की बात करते हैं तो वो फिजिकल तो स्ट्रॉन्ग है, बट उसे मैजिक नहीं आता। अगर हम लोकी की बात करते हैं तो वो मैजिकली तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन स्ट्रेंथ में वो थॉर के लेवल का नहीं है। लेकिन ओडिन के पास ये दोनों है। वो बहुत अच्छा मैजिक भी जानता है एंड उसकी स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस भी नेक्स्ट लेवल की है एंड इसी वजह से ओडिन इतना खास बनता है। ओडिन की मेन पावर है उसकी ओडिन फोर्स। ओडिन फोर्स को जब वो चैनलाइज करता है तो वो इतनी पावरफुल एनर्जी को फॉर्म करता है जिससे वो किसी को भी हरा दे। ओडिन फोर्स में ओडिन एंड पीछे एस्गार्ड के जितने भी राजा हैं उन सबकी पावर होंगी एंड इसी एक सिंगल रीजन की वजह से ये द फायर डेनम को फुली एटर्नल फ्लेम चार्ज सर्टर को बीट कर पाया था एंड इसी रीजन की वजह से मैंने इसे सर्टर से ऊपर रखा, क्योंकि ओडिन ने ऑलरेडी सर्टर को बीट किया है एमसीयू के अंदर। नंबर 7 वॉचर। तो हाँ, व्हाट इफ के कैरेक्टर भी इस वीडियो में इंक्लूड है, जिनमें ये पहला कैरेक्टर आता है हमारे सामने जो है वॉचर। तो वॉचर सचमुच एक बहुत ओवरपावर्ड कैरेक्टर है, जिसने ही गार्डियंस ऑफ द मल्टीवर्स को इन्वेंट किया एंड जिसने ही सब कुछ देखा है। मतलब वॉचर कुछ भी देख सकता है एंड एक सिंपल ह्यूमन उसे नहीं देख सकता, लेकिन अल्ट्रा विजन ने इसे देखा, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन अगर हम इसकी एबिलिटीज की बात करते हैं तो ये डिफरेंट टाइप के टाइम एंड स्पेस को मैनिपुलेट कर सकता है, बट उस लेवल पे नहीं जितना आप सोच रहे हो। हालांकि ये मॉलिक्यूलर को मैनिपुलेट कर सकता है, एनर्जी को प्रोजेक्ट कर सकता है एंड मेंटल रेंज ऑफ पावर्स को यूज कर सकता है
एंड अपनी इन्हीं सब एबिलिटीज की हेल्प से वॉचर इस लिस्ट में इतना ऊपर है। लेकिन वॉचर के साथ इस पोजीशन को शेयर किया है जीन ग्रे ने। जीन ग्रे जिसके पास फिनिक्स फोर्स का एक्सेस है एंड इसी रीजन की वजह से वो इस लिस्ट में इतना ऊपर है। फिनिक्स फोर्स की हेल्प से जीन ग्रे लिटरली इमॉर्टल बन जाती है, क्योंकि फिनिक्स फोर्स एक ऐसी आइडेंटिटी है जो इस यूनिवर्स से बहुत पहले से है। मतलब जीन ग्रे खुद तो कमाल की पावर्स होल्ड करती है, टेलीपैथिक एंड टेलीकिनेसिस पावर्स, बट जब वो फिनिक्स फोर्स के साथ बॉन्ड बनाती है तो उसकी एबिलिटी नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाती है। उसने एक्समैन के बहुत से मेंबर्स का सफाया किया, इवन प्रोफेसर एक्स एंड मैग्नेटो से एक साथ फाइट की। आप ये समझ लो कि जो आइडेंटिटी इस यूनिवर्स में इतनी पुरानी हो उससे कोई पंगा क्यों ही लेना चाहेगा। ना जाने कितने प्लैनेट्स को तो इसने सिर्फ अपने पंखों से खाया होगा। नंबर 6 अल्ट्रा विजन। तो अल्ट्रॉन विजन की बॉडी चाहता था, अगर उसे वो फुल वाइब्रेनियम बॉडी मिल जाती तब वो उसके साथ क्या करता। ऑब्वियसली वही एपिसोड है अल्ट्रा विजन का। अल्ट्रा विजन लिटरली नेक्स्ट लेवल बीइंग है जिसमें अल्ट्रॉन है बट विजन की बॉडी में। तो इस कैरेक्टर के बारे में बात ही क्या करनी। अल्ट्रा विजन ने डिफरेंट प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय किया। सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्टेमिना, ड्यूरेबिलिटी, स्पीड, इंटेलिजेंस एंड सेंसेस ये होल्ड करता है। इसके अलावा ये सोलर एनर्जीज को प्रोजेक्ट कर सकता है, डेंसिटी कंट्रोल ये जानता है, टेक्नोपैथी, रीजनरेटिव, हीलिंग फैक्टर एंड फ्लाइट की एबिलिटी यूज कर सकता है। सुप्रीम स्ट्रेंज के साथ इसने बहुत तगड़ी टक्कर दी है एंड इवन इसने बीट किया है थैनोस को, वो भी इतना इजी। हालांकि मैंने इसे वॉचर से आगे इसलिए रखा क्योंकि अगर आपने व्हाट इफ देखा होगा तो आपको पता होगा कि वॉचर की बहुत सी एबिलिटीज को ये ओवरकम कर रहा था एंड इसी एक रीजन की वजह से ये वॉचर से ज्यादा पावरफुल लगा है। इसीलिए मेरे अकॉर्डिंग ये ज्यादा पावरफुल है वॉचर से। अल्ट्रा विजन बहुत ही खतरनाक कैरेक्टर है, जो बात आपने नोटिस भी कर ली होगी। नंबर 5 एविल डॉक्टर स्ट्रेंज। तो एविल डॉक्टर स्ट्रेंज सचमुच नेक्स्ट लेवल बीइंग है। एनिमेशन में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये होता है कि आपको अपनी स्किल्स को ओवरकम करने की जरूरत होती है। मतलब जो आप मूवीज में नहीं दिखा पाए वो आप एनिमेटेड में दिखा सकते हो एंड यही एक सिंगल बात है कि हमें एविल डॉक्टर स्ट्रेंज इतना ओवरपावर्ड दिखा। एविल डॉक्टर स्ट्रेंज के पास वो सब पावर्स है जो डॉक्टर स्ट्रेंज के पास है, बट नेक्स्ट लेवल पे। एविल डॉक्टर स्ट्रेंज एक एब्सोल्यूट टाइम को चेंज करना चाहता था बट वो चेंज नहीं हो सकता था क्योंकि वो एब्सोल्यूट टाइम था। इसीलिए एविल डॉक्टर स्ट्रेंज ने 300 सालों तक डिफरेंट स्टडीज की एंड डिफरेंट स्पेल्स के ज्ञान को लिया। इन सालों के बीच में उसने डिफरेंट क्रिएचर्स को एब्जॉर्ब किया जो कि सचमुच बहुत पावरफुल लग रहे थे। कुछ क्रिएचर तो शोमा क्रोथ की तरह भी दिखते हैं। एविल डॉक्टर स्ट्रेंज ब्लैक मैजिक में मास्टरी हासिल कर चुका है, डिफरेंट मार्शल आर्ट्स जानता है एंड जीनियस लेवल इंटेलिजेंट रखता है। इसके अलावा इसकी सबसे खास बात यह है कि इसने गैलेक्सी डिस्ट्रॉय करने वाले अटैक को एक टॉफी की तरह निगल लिया था। नंबर 4 डोरमामू। डोरमामू लिटरली नेक्स्ट लेवल बीइंग है जो अपने आगे आने वाले सब कुछ कुचल सकता है। डोरमामू डार्क डायमेंशन का रूलर है एंड डार्क डायमेंशन को बहुत जगह मूव करवा सकता है ताकि वो डिफरेंट प्लैनेट्स को निगल ले। डोरमामू एनर्जीज को प्रोजेक्ट कर सकता है, प्रोटेक्टिव फील्ड जनरेट कर सकता है, टाइम ट्रैवल यूज कर सकता है, टेलीपोर्टेशन यूज कर सकता है, टेलीपैथिक, साउल मैनिपुलेशन, लाइफ फोर्स एब्जॉर्प्शन, डायमेंशन पोर्टल, क्रिएशन, एलिमेंटल कंट्रोल एंड इवन आर्टिफिशियल लाइफ बीइंग्स को भी जनरेट कर सकता है एंड इन्हीं सब एबिलिटीज की हेल्प से डोरमामू इस लिस्ट में इतना ऊपर है। हालांकि बहुत से लोग इसको ये मानते हैं कि ये एरिशम द जज से भी ज्यादा ऊपर है, बट मुझे नहीं लगता कि ये उससे ज्यादा पावरफुल है क्योंकि डोरमामू अपनी डार्क डायमेंशन तक सीमित है, लेकिन एरिशम द जज वो है जिसने एमसीयू में बिग बैन करवाया है। खैर आपको क्या लगता है एरिशम या डोरमामू ज्यादा पावरफुल कौन है, कमेंट में जरूर शेयर करना। क्योंकि कॉमिक्स में एक बार डोरमामू के साथ सेलेस्टियल्स की भिड़ंत हो गई थी, लेकिन 4 सेलेस्टियल्स ने मिलके से हरा दिया था, बट वो 4 सेलेस्टियल्स उतने पावरफुल नहीं थे जितना अकेला एरिशम द जज है। तो इसलिए मुझे डाउट है कि डोरमामू एरिशम के जितना पावरफुल नहीं है, क्योंकि नंबर 3 पे है एरिशम द जज। एरिशम द जज के पास लिमिटलेस स्ट्रेंथ है एंड सुपरनैचुरल पावर्स है। वो ट्रांसफिक्स कर सकता है टाइम एंड स्पेस को एंड इवन वो कॉस्मिक एनर्जीज को मैनिपुलेट करता है। वो एक बहुत पावरफुल सेलेस्टियल है एंड सब सेलेस्टियल्स का हेड है। वो न्यू स्पीसीज को क्रिएट कर सकता है एंड एडिक्टेड लाइफ को भी जनरेट कर सकता है एंड इन्हीं सब एबिलिटीज की हेल्प से एरिशम बिग बैन करवा चुका है एमसीयू में, क्योंकि थ्योरी तो यही बोलती है। हालांकि यहाँ पे मैं स्पेशल मेंशन देना चाहूंगा कुछ और सेलेस्टियल्स को भी जो कि एरिशम द जज के जितना पावरफुल तो नहीं है बट सचमुच पावरफुल हैं, जिन्होंने भी डिफरेंट प्लैनेट्स एंड गैलेक्सीज को बनाया है। खैर अब हम टॉप 2 की बात करते हैं। नंबर 2 पे है ही हू रिमेन्स। ही हू रिमेन्स यानी कैंग का ये वर्जन सचमुच बहुत खतरनाक है। यहाँ पे आप ही हू रिमेन्स की बात कर लो या फिर कैंग्स के डिफरेंट वर्जन्स की बात कर लो, एक ही बात हुई। ही हू रिमेन्स ने इस तरह अपने आप को शो किया है कि उसने सब कुछ लिखा है। मतलब ही हू रिमेन्स के पास क्रिएटर वाली एबिलिटी आ जाएगी, मतलब वो कुछ भी लिखेगा तो वो सच हो जाएगा एंड इसी वजह से मुझे ये डाउट है कि कहीं उसने ना लिखा हो कि एरिशम द जज आएगा एंड बिग बैन करवाएगा, क्योंकि जो भी उसने लिखा है वो सच होगा। मतलब थैनोस की किस्मत में क्या था, अवेंजर्स की किस्मत में क्या था, वो ऑलरेडी लिख के बैठा था। इसीलिए मेरे अकॉर्डिंग ये एबिलिटी उसे क्रिएटर की तरह हेल्प करती है बिल्ड अप होने में। हालांकि कैंग के और भी बहुत से वेरिएंट्स हैं जो कि हम इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में देख सकते हैं। इसके अलावा हमने द कैंग द कॉन्करर के ओरिजिनल वेरिएंट को एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया मूवी में देखा, बट द फैक्ट कि हमें उसके बारे में डिटेल में नहीं बताया गया, इसीलिए अभी हम बाकी कैंग के वर्जन्स को रैंक नहीं कर सकते। लेकिन खैर अब हम नंबर 1 की बात करते हैं। नंबर 1 पे है द इटर्निटी।
इटर्निटी यानी कि मार्वल की टाइम गॉड। इटर्निटी के अंदर ही मार्वल का सारा टाइम चलता है एंड ये एक इमॉर्टल कैरेक्टर है। इसके पास कॉस्मिक अवेयरनेस है एंड ये 9 ऑमनिशियंस है, यानी कि इसके पास एबिलिटी है सब कुछ जानने की। स्पेस में कुछ भी हो रहा हो इटर्निटी वो पहले से जान के रखेगी। इटर्निटी किसी को भी एक विश दे सकती है, जैसा कि गॉर के साथ इसने किया एंड उसकी बेटी को जिंदा किया। हालांकि इसके अलावा भी इटर्निटी के पास अनलिमिटेड मैनिपुलेशंस की पावर्स है, लाइक ये टाइम को मैनिपुलेट कर सकती है, मैटर को मैनिपुलेट कर सकती है एंड मैजिक को मैनिपुलेट कर सकती है। एंड इन्हीं सब एबिलिटीज की हेल्प से इटर्निटी इज टोटली अनस्टॉपेबल बीइंग। हाँ, यहाँ पे रिसर्च में शी लगा था तो मैंने ऐसे बोल दिया, बाकी देख लेना उस चीज को। तो हाँ, ये बात तो मानने वाली है कि अपनी विश देने वाली एबिलिटी एंड पूरे मार्वल के टाइम का लेखा जोखा अपने पास रखने वाला इटर्निटी सचमुच नेक्स्ट लेवल है एंड इसीलिए वो नंबर 1 पे है। बट क्या नंबर 1 से ऊपर भी कोई है? अब देखो, अगर आपने डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी देखी होगी तो आपने एक छोटे से फ्रेम के लिए लिविंग ट्रिब्यूनल को नोटिस किया होगा। लिविंग ट्रिब्यूनल द मल्टीवर्स लॉ है एंड सेकंड मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर है पूरे मार्वल कॉमिक्स का, क्योंकि 1 पे तो 1 अबव ऑल ही रहेगा। लेकिन अगर हम लिविंग ट्रिब्यूनल की बात करते हैं तो अगर ये सचमुच डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में ये है, मतलब इसका छोटा सा रेफरेंस तो है ही है, बट अगर आप इसे इंक्लूड करते हो तो हाँ, ये एमसीयू का सबसे पावरफुल बीइंग है। लेकिन अगर ये नहीं है तो इसके बाद अगर कोई है तो वो द इटर्निटी है। खैर, आज के इस वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं, जहाँ पे हमने टॉप 25 मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स की बात की मार्वल का। हालांकि यहाँ पे हमने उन्हीं कैरेक्टर्स को ऐड किया है जो लाइव एक्शन किया है। कॉमिक्स के तो न जाने कितने ही ओवरपावर्ड कैरेक्टर है, मीका बोशिया वगैरह और भी बहुत से। लेकिन खैर, आज के इस वीडियो में हमने लाइव एक्शन की ही बात की। आपकी पर्सनल लिस्ट क्या है टॉप 25 कैरेक्टर्स को लेकर कमेंट में जरूर शेयर करना। एंड अगर क्या मुझसे कोई कैरेक्टर मिस हो गया है वो बात भी कमेंट में जरूर बता देना, क्योंकि मुझे बार बार लग रहा है कि कोई तो छूट गया है। लेकिन खैर, अगर कोई भी मिस्टेक या डिटेल मिस हो गई है तो कमेंट में जरूर शेयर कर देना। बाकी वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब मार के बगल वाले बेल आइकन को जरूर ऑन कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।